मैं आज भी अपने घर के आंगन में लेटी उस नज़ारे को बड़ी हैरानी से देख रही थी। मेरी बहू कमरे में सो रही थी और गर्मी के बावजूद उसने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था। जब उसकी नई नई शादी हुई थी तो मेरा बेटा अक्सर कमरे में रहता और दरवाजा बंद कर देता। अभी भी उसकी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन जब पति घर में ना हो और आपकी जवान बहू कमरे का दरवाजा बंद कर ले, वो भी रात के वक्त, तो आपको ये सोचने पर मजबूर होना ही पड़ता है कि बहू आखिर ऐसा क्या कर रही है। अगर उसे सोना ही था तो वो दरवाजा खोलकर भी तो सो सकती थी। वैसे भी इतनी ज्यादा गर्मी थी। मैंने तो उसे कहा था कि बाहर आंगन में मेरे साथ ही चारपाई डालकर सो जाए, लेकिन वो कमरे में सोने की जिद करती थी। जब आपका पति आपके साथ कमरे में हो तो फिर दरवाजा बंद करना समझ में आता है। फिर कोई मौसम भी नहीं देखा जाता, गर्मी है या सर्दी, क्योंकि वो पति पत्नी का आपसी मामला होता है। पर मेरा बेटा घर पर मौजूद नहीं था। इतनी गर्मी थी कि मुझे बाहर आंगन में भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी बहू इस गर्मी में भी दरवाजा बंद कर कमरे में मौजूद थी और बाहर नहीं आ पा रही थी। कभी वो हंसती तो कभी किसी से बात करती। कई रातों से यही सब हो रहा था और आज तो मैं पूरी रात जागते हुए सब कुछ देख रही थी। पूरी रात वो किसी से बातें करती रही, जबकि मेरे बेटे की नाइट शिफ्ट होती थी और वो इस देश में था ही नहीं। अगर वो दूसरे देश में भी होता तो शायद उसे रात को ही बात करने का मौका मिलता, क्योंकि जब कोई विदेश में होता है तो वो पूरा दिन काम करता है और रात को बात करता है। अगर वो कहती कि मैं आपके बेटे से ही बात कर रही हूँ, यानी कि फोन पर, तो मैं मान जाती कि चलो रात में दोनों बैठकर बात कर लेते होंगे। और जब पति पत्नी बात करे तो पूरी रात भी गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन मेरे बेटे की तो नाइट शिफ्ट होती थी और दिन में भी वो बात नहीं करती थी, और जिस जगह वो काम करता था वहां उसे मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। सुबह मेरी बहू कमरे से बाहर आई तो मुंह हाथ धोने के लिए नल की तरफ बढ़ी। जब वो धो रही थी तो मेरी नजर उसकी गर्दन पर पड़ी और मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। उसकी गर्दन पर एक निशान था, किसी के दांतों का, जो किसी थकान जैसा निशान लग रहा था। इस निशान का क्या मतलब था, ये मैं भी अच्छी तरह से समझती थी और वो खुद भी जानती थी, लेकिन ये कैसे हो सकता था। मेरा बेटा तो इस देश में था ही नहीं, तो फिर ये हरकत किसकी हो सकती थी। मेरी बहू ऐसे रहती थी जैसे शादीशुदा औरत रहती है, जबकि उसका पति उसके साथ नहीं था। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं होता था। वो कभी मेरे साथ बैठकर मेरे बेटे की बात नहीं करती थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा पति भी दूसरे देश जाकर कमाई करता था। मुझे याद है कि वो साल मेरी जिंदगी के बड़े बुरे साल थे। यूं तो मेरी सासू माँ से मेरी नहीं बनती थी, लेकिन अपना दिल बहलाने के लिए मैं उनके पास बैठ जाती और अपने पति की बातें करती। इससे मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता था। जब मैं कोई साज श्रृंगार करने लगती तो सोचती कि मुझे देखना किसने है, इसीलिए असली में नहीं करती थी। लेकिन मेरी बहू तो दिन रात अपने आप को सजा कर रखती थी। मन के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें खुद से भी तैयार होने का शौक होता है, लेकिन ये कैसा शौक था और वो इतनी खुश क्यों रहती थी। ये तो ऐसे मस्त होकर फिरती थी, कभी कोई गाना गाती थी, कभी अपने आप को शीशे में देखती थी। लगता ही नहीं था कि इसका पति विदेश गया हुआ है। इन बातों ने मुझे इस कदर परेशान कर रखा था। अपने बेटे की इज्जत की रखवाली मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन फिर एक दिन मैंने अपनी बहू की पीठ की तरफ गौर से देखा। जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरा नाम सुनैना है, मेरा एक ही बेटा था और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन मेरी 3 बेटियां भी थी, जिनमें से 2 दूसरे शहर में हॉस्टल में पढ़ती थी। उनके खर्चे बहुत ज्यादा थे। मेरी एक बेटी की इसी तरह शादी करवा दी, लेकिन उसका पति कोई काम नहीं करता था। मेरे बेटे को ये नहीं पता था कि उसका घर मैं ही चला रही थी। मैं अपने घर के खर्चे में से पैसे निकालकर अपनी बेटी को दे देती थी। क्या करती, माँ थी, उसे भूखा कैसे देख सकती थी। लेकिन ये बात मेरे बेटे को मालूम नहीं थी, वरना वो गुस्सा करता। शायद ये भी कहता कि आपने किसको अपनी बेटी दी, ये रिश्ता मैंने करवाया था और अब मैं बहुत पछता रही थी। मेरे बेटे ने कहा कि उसे कोई लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। मैं बेटे की शादी के हक में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो 3 बहनों का इकलौता भाई था। शादी के बाद तो बड़े बड़े बदल जाते हैं। मैंने उसे कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल था कि पहले मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो जाए, उनके गहने बन जाए, फिर उसके बाद उसकी शादी करवाऊंगी। लेकिन मेरा बेटा तो जैसे दीवाना हो गया था। उसने शोर मचा दिया। मैं खुद हैरान थी कि अचानक उसे क्या हुआ है। उसे उसकी शादी का शौक चढ़ा हुआ था और ऊपर से लड़की भी पसंद की। अगर वो भी बदल जाता तो फिर हम माँ बेटियां सड़क पर आ जाती।
जब इस तरह के मर्दों की शादी हो जाती है तो वे अपने घर वालों को भी भूल जाते हैं। मेरा तो पति भी जिंदा नहीं था जो उसे 2 थप्पड़ लगाकर कहती कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। मैं चाहती थी कि कम से कम मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद उसकी शादी करूं। लेकिन बेटा ऐसा जिद्दी हो गया कि मैं हैरान रह गई। ये वही बेटा था जो अपनी मर्जी से भी ये नहीं कहता था कि आज मेरी मनपसंद का कुछ बना दो, और अब मुंह फाड़ कर कह रहा था कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। आप लोग जाकर रिश्ते की बात कर लो ताकि जल्दी जल्दी शादी हो सके। जब मैंने पूछा कि तुझे इतनी जल्दी क्यों है, तो उसने कहा कि शादी की जल्दी क्यों होती है माँ, आपको नहीं पता। उसकी बेसब्री और बेशर्मी ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने सोचा कि अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की लाऊंगी जो ज्यादा सुंदर ना हो ताकि वो उसके प्यार में पागल ना हो। लेकिन उसकी पसंद की लड़की तो इतनी खूबसूरत थी कि लगता था हाथ लगाते ही मैली हो जाएगी। मेरा पागल बेटा उसके पीछे और भी दीवाना हो रहा था। इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि लड़की वालों की आंखें खुल जाए। मैंने उनसे इतना ज्यादा दहेज मांग लिया जो उनकी औकात से बाहर था। मैंने सोचा अब वे ये नहीं दे पाएंगे तो रिश्ता खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मेरे बेटे को ये बात पता चली तो उसने गुस्से में कहा कि अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगा। ये सब आपकी वजह से होगा। मैंने सोचा था जो दहेज मैंने मांगा है वो उनके बस की बात नहीं होगी। लेकिन 2 दिन बाद लड़की वालों के घर से कॉल आई। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आप लोगों ने मांगा है वो हम आपको देंगे। शादी की तारीख तय करनी है या हम अपनी तरफ से आ जाएं। मेरा बेटा तो खुशी से उछल रहा था और मैं हैरान रह गई थी कि वे इतना दहेज देने पर भी राजी हो गए थे। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि काश कुछ और भी मांग लिया होता। लेकिन वो लड़की इनकी इकलौती बेटी थी। शायद इसी वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। अब मैं खुलकर ये रिश्ता खराब नहीं कर सकती थी। मैंने फिर भी कोशिश की। मैंने लड़की वालों से कहा कि मैं बड़ी गुस्से वाली हूँ, मुझे वक्त पर खाना चाहिए। लेकिन वो लोग मेरी हर बात का ऐसा जवाब देते कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। आखिरकार मेरे बेटे ने मुझे चेतावनी दी, अगर आपने कोई ऐसी बात की जिससे मेरा रिश्ता खराब हो तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसके बाद मेरे होश उड़ गए। मेरी जबान बंद हो गई थी क्योंकि मेरा भी तो एक ही बेटा था। अब तो वैसे भी सब कुछ तय हो गया था। ऐसा कुछ नहीं हो सकता था जिससे ये रिश्ता खराब हो जाए, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। उसका नाम भी रानी था। कहीं मेरे घर आकर वो सच में रानी ना बन जाए। मेरी बेटियों ने कहा कि आप तो कहती थी कि भाई की शादी नहीं करेंगे, लेकिन अब उनकी शादी कर दी। अब देखना वो कुछ दिन बाद हमारा खर्चा कम कर देंगे और फिर कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सुबह उनकी पत्नी के नखरे शुरू हो जाएंगे। अब शादी हो गई, फिर वो हनीमून पर जाएंगे, फिर बच्चे पैदा होंगे। मैंने कहा मैं तो खुद भी बहुत परेशान हूँ। जब दुल्हन घर आई तो मेरा बेटा उसके आसपास ऐसे मंडराने लगा जैसे वो कांच की बनी हुई हो और कहीं टूट न जाए। उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। शादी से पहले उसने मेरा बहुत दिमाग खाया कि सब कुछ सही होना चाहिए, और अब शादी के बाद तो वो ऐसा गुलाम बन गया था जैसे यही लड़की उसके लिए सब कुछ है। खूबसूरत चीजों में वाकई कशिश होती है। और झूठ नहीं बोलूंगी, वो लड़की सच में बहुत हसीन थी। लेकिन मेरे बेटे की हरकतें तो हद से बाहर हो गई थी। उसने तो दुकान पर ही जाना छोड़ दिया था। जब से शादी हुई थी वो जैसे कमरे का कैदी बनकर रह गया था। उसे जैसे पता ही नहीं चलता था कि सुबह कब हुई और रात कब। वो तो ये समझता था कि एक दिन 48 घंटे का होता है जो 2-2 दिन बाद कमरे से निकलता था। पता नहीं रात के किस वक्त घर पर ही खाना ऑर्डर कर लेता था और खिड़की से खाना पकड़ लेता, अपने कमरे में बैठकर खाता और अपनी पत्नी को भी खिला देता। ये सब मैंने अपनी एक दोस्त को बताया। उसने तो कानों को हाथ लगा लिए। उसने कहा तुमने तो अपने बेटे को खुद ही बर्बाद कर लिया। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा इस तरह का है तो फिर उसे इतनी प्यारी लड़की क्यों दे दी, और वो भी उसकी पसंद की। उसने कहा तुम्हें क्या लगता है वो कभी भी इस कमरे से बाहर निकलेगा? मेरी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, अपने बेटे को देश से बाहर भेज दो ताकि तुम्हारा बेटा भी हद में रहे और तुम्हारी बहू को भी समझ आए कि उसका पति घर पर नहीं है। इससे वो घर की जिम्मेदारी उठाएगी और पैसे भी खूब आएंगे। तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है, पहले भी एक बार बाहर जा चुका है, उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। ये मशवरा मुझे बहुत अच्छा लगा था। घर आकर मैंने ही ये बात छेड़ दी। मैंने कहा पहले भी तो एक बार गए थे, इस बार भी चले जाओ।
तुम्हारे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं होगी, वहां पर कमाओ, दोनों बहनों की शादी करनी है, उनके दहेज का इंतजाम कर दो, उसके बाद चाहे तो अपनी बीवी को भी साथ ले जाना या फिर हमेशा के लिए यहीं आ जाना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो अपने भाई के घर चली जाऊंगी। मेरा बेटा तो शोर मचाने लगा। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये आपने क्या कह दिया है? मैं यहाँ रहकर कुछ करूंगा? मैंने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। दुकानदार घर बैठकर नहीं रहते। दुकानदार सुबह से रात तक अपनी दुकान पर बैठता है। अपने कमरे में बैठकर तुम दुकान नहीं चला सकते। मैंने उससे कहा, बाहर के मुल्क जाकर काम करो, साल में 2 बार घर आ जाया करो, बस इतना काफ़ी है। मुझे पता था कि वो अपनी पत्नी को साथ लेकर नहीं जाएगा, लेकिन अभी उसे मनाने के लिए मैं कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। मैं उसे इस बात को सोचने पर मजबूर कर रही थी। थोड़े दिन की तो मुसीबत है। फिर वो सोचने लगा कि चलिए, अपनी पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा, सारी जिंदगी हम लोग हनीमून मनाएंगे। मुझे पता चल गया था कि मेरे बेटे की सोच कैसी है, लेकिन इससे पहले मुझे उसकी सोच का अंदाजा नहीं था। मेरे बेटे ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं भी उसकी माँ थी। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। अब वो पत्नी और माँ के बीच फंसा हुआ था। उसने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं बाहर के मुल्क जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा। उसकी पत्नी भी खामोश थी। 2-3 हफ्तों के बाद उसने टिकट लेकर रवाना होने की तैयारी कर ली। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी उदास थी। कुछ दिन तक उसने ऐसा मुंह बना रखा था जैसे वो बहुत परेशान है और मुझसे कुछ कहना चाहती है। शायद सोचती होगी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं भी तो मजबूर थी। मैं क्या करती? मैंने उसे बुलाया तो उसने मेरी बात नहीं सुनी। साफ पता चल रहा था कि वो मुझे दिखा रही है कि मैं आपकी वजह से परेशान हूँ, लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया। मैंने कहा, जब पति परदेश में हो तो उसे रो रो कर नहीं दिखाते। कुछ भी हो जाए उसे कहते हैं कि सब ठीक है। उसने भी कहा, ठीक है। मैं बहुत खुश थी कि चलो, बेटा भी मान गया और बहू भी काबू में आ गई। मेरी बहू सारा दिन घर के काम करती, लेकिन ज्यादा बोलती नहीं थी, ना मेरा सिर खाती। पर रात होते ही घर में एक अजीब सी बात शुरू हो गई। गर्मियों के दिन थे। मैं अपना बिस्तर बाहर सहन में लगाकर सो जाती थी। सच कहूँ तो सहन में भी गर्मी की कोई कमी नहीं थी। शादीशुदा जोड़े को कमरे में सोने की जरूरत होती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, खासकर शादी के शुरू के दिनों में। लेकिन मेरा बेटा तो घर में था ही नहीं। मैंने अपनी बहू से कहा, तुम भी अपनी चारपाई बाहर सहन में डाल लो, अंदर गर्मी में किसी का भी दम घुट जाएगा। पर वो कहने लगी, नहीं, मुझे अंदर ही सोना है। मैंने उसे समझाया कि गर्मी बहुत है, बाहर सो जाओ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने सोचा कि ठीक है, जब गर्मी लगेगी तो खुद ही बाहर आ जाएगी। आधी रात को वैसे भी लाइट चली जाती थी। वो वक्त बहुत बुरा होता था, क्योंकि अच्छे भले इंसान की नींद भी खराब हो जाती थी। पर मेरी बहू उस गर्मी में भी कमरे में ही सोती रही। उसके कमरे की लाइट भी काफी देर तक ऑन रहती थी। कभी कभी शायद उसकी आवाज भी आती थी। मैंने सोचा कि शायद वो मेरे बेटे से ही बात कर रही होगी। अगले दिन मैंने उसे टोका और कहा कि ज्यादा उसे अपनी तरफ मत लगाओ, उसे काम करने दो। दिन भर काम करेगा और रात भर तुमसे बातें करेगा तो फिर आराम किस समय करेगा? पत्नी वही अच्छी होती है जो अपने पति के आराम और सुकून का ख्याल रखे। मैंने अपनी बहू से कहा कि ये रोज रोज रात भर बातें करना मुझे पसंद नहीं है। 2-4 दिन में बात कर लो, लेकिन ये रोज रोज नहीं चलेगा। मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, अब तुम खुद ही उसे मना कर देना। मेरी बहू ने जवाब दिया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और सच में उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी बहू के चेहरे पर दांतों के निशान थे। मेरा बेटा तो परदेश में था, फिर ये निशान किसके थे? मेरा खून खौलने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी गर्दन और चेहरे पर ये कैसे निशान आए हैं? उसने बड़ी आसानी से कहा कि कोई मच्छर काट गया होगा। लेकिन क्या वो मुझे पागल समझती थी? हर औरत जानती है कि ये किस चीज़ के निशान हैं। मेरी भी शादी हुई थी, मैं भी इन चीज़ों को समझती थी। ये साफ तौर पर दांतों के निशान थे। मुझे शक होने लगा कि मेरे बेटे के जाते ही मेरी बहू ने किसी और के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया है। पर मुझे सबूत चाहिए था। मैंने सोचा, शायद रात में मेरे सोने के बाद उसकी खिड़की के रास्ते कोई उसके पास आता होगा। उसके कमरे में एक बड़ी खिड़की थी जो लगभग दरवाजे जैसी थी और गली में खुलती थी। वहीं से ये लोग खाना ऑर्डर करते थे और डिलीवरी बॉय आते ही वहीं से खाना पकड़वा देते थे। क्या ये सब कुछ उसी रास्ते से हो रहा था? मैंने अपनी बहू से कहा कि कल से तुम भी बाहर सोया करोगी। वो बोली,
बाहर नहीं सो सकती, मुझे नींद नहीं आती, ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे अपनी चारपाई के पास लाकर सुला दिया, लेकिन आधी रात को जब मैं उठी तो देखा कि मेरी बहू चारपाई पर नहीं थी, वो अपने कमरे में चली गई थी। कमरे की लाइट ऑन थी और अंदर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। अगले दिन मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, बातों बातों में उसे इशारा देने की कोशिश की। मैंने उसे एक झूठी कहानी सुनाई। एक लड़की थी जिसका पति विदेश गया हुआ था, लेकिन उसने पीछे किसी और से चक्कर चला लिया। उसने जवाब दिया कि कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। खैर, भगवान सब पर कृपा करो। मैंने उसकी पत्नी की दो चार बुराइयां भी की, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। उसने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे आप अपनी बेटी को डांटती हो वैसे ही इसे भी समझा लो। अगर आप इसे बेटी मानती हैं तो माफ़ कर दे, और अगर फिर भी कुछ कहना है तो कहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। माँ की तरह समझाइए, वो आपकी बात का बुरा नहीं मानेगी। मुझे उसकी इस बात पर भी गुस्सा आया और हैरानी भी। 3 महीने के लिए गया था, लेकिन मेरा बेटा 1 महीने पहले ही वापस आ गया। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो कहीं गया ही नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी उसके पीछे क्या कर रही थी ये मेरी समझ से बाहर था। मेरी बहू की हरकतें दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। वो गर्मियों में अपने कमरे में सोती और आधी रात को कमरे का दरवाज़ा खोल देती, जैसे किसी के लिए दरवाज़ा खोल रही हो। एक रात अचानक मेरी नींद खुली। मैंने किसी को उसकी खिड़की से निकलते हुए देखा। साफ पता चल रहा था कि वो कोई आदमी था। मैंने तुरंत शोर मचा दिया। वो शख्स भाग गया। हमारे पड़ोसी, जो हमें 15-20 सालों से जानते थे, शोर सुनकर मदद के लिए आ गए। उन्होंने कहा कि शायद कोई चोर आया होगा, लेकिन आपके शोर मचाने से भाग गया। घर की सारी चीज़ें चेक की गई, लेकिन कुछ भी गायब नहीं था। मैं जानती थी कि वो चोर नहीं था, वो मेरी बहू का आशिक था। अब तो मैंने ये बात अपने बेटे को बताना ज़रूरी समझा। मैंने उसी दिन उसे फ़ोन करके सब बता दिया, लेकिन उसने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो चोर ही होगा। आप क्यों शक कर रही हैं? उसने इस बात को इतना नॉर्मल लिया कि मैं हैरान रह गई। मेरी बहू की हरकतें अजीब होती जा रही थी। कभी वो रात का खाना नहीं खाती, तो कभी दिन का। मैंने पूछा, क्या बात है? वो बोली कि मेरा दिल नहीं करता। फिर एक दिन तो हद हो गई। अचानक उसका दिल मचलने लगा और वो उल्टियाँ करने लगी। मेरी बेटी उसके पीछे गई तो देखा कि भाभी उल्टी कर रही है। शादी के बाद अगर कोई औरत उल्टी करे तो इसका क्या मतलब होता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती थी कि मेरे बेटे के जाने से पहले मेरी बहू ऐसी किसी हालत में नहीं थी। मुझे यकीन था कि मेरे बेटे को गए हुए 5 महीने हो चुके थे। अगर उसी समय मेरी बहू को उम्मीद मिली होती तो अब तक उसका 5 महीने का पेट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बात हम दोनों जानते थे। जब मेरी बहू ने उल्टियाँ की तो उसने कहा कि तबीयत खराब है। मैंने सोचा कि शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ महीने और गुजर गए। मेरा बेटा बाहर से पैसे तो भेजता था, लेकिन बहुत कम। उसने कहा कि काम अच्छा नहीं चल रहा। 2-4 महीने बाद मैंने देखा कि मेरी बहू का पेट बढ़ने लगा। मेरी बहू तो दुबली पतली थी, लेकिन पेट के आसपास से उसका शरीर बढ़ने लगा। अब ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने घर में शोर मचा दिया। मैंने उसे बदचलन और जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया। बात बात पर डांटती, लेकिन मेरी बहू ने मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना। वो पलटकर जवाब भी नहीं देती। उसकी खामोशी मुझे और खटकने लगी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने तय किया कि अब इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। एक रात मैं उठी और उसके कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। अंदर से आवाजें आ रही थी। वो हंस हंस कर किसी से बातें कर रही थी, उसे जान जान कह रही थी। मैंने झटके से दरवाजा खोल दिया। सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी बहू के कमरे में एक आदमी बैठा था। वो उसके कंधे पर हाथ रखे था और वो दोनों बच्चों के कपड़े देख रहे थे। मैंने देखा कि वो उन कपड़ों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वे कह रहे हो, हमारे आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना बेटा था। मैं चौंक गई थी। मेरे बेटे को वहां देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने गुस्से में पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किस समय आए हो, ये सब क्या हो रहा है? मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठ गया।
उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। हमारी शादी को अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था और आपने मुझे बाहर जाकर काम करने को कह दिया। आप खुद सोचिए, एक नई नवीली दुल्हन को छोड़कर कोई पति समंदर पार कैसे जा सकता है। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आप तो भूख हड़ताल पर बैठ गई। इसीलिए मैंने एक रास्ता निकाला। मैंने नाटक किया कि मैं दुबई चला गया हूँ। हकीकत ये है कि मैं यहीं पास के शहर में काम करता हूँ। दिन भर वहीं रहता हूँ और रात को वापस आता हूँ। ये सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा मेरे सामने इतने दिनों तक ये सब छुपाता रहा। लेकिन जब मुझे यकीन हुआ कि वो सच बोल रहा है, तो मैंने राहत की सांस ली। हालांकि मुझे गुस्सा इस बात का था कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, लेकिन ये देखकर कि वो और उसकी पत्नी एक दूसरे के साथ खुश हैं, मैंने उन्हें माफ कर दिया। जब रात होती थी, मेरा बेटा चुपचाप घर में आ जाता और पिछली गली में खुलने वाली खिड़की से अपनी पत्नी के कमरे में दाखिल होता। कभी कभी वो दरवाजे का इस्तेमाल भी कर लेता, क्योंकि उसे यकीन था कि मैं सो रही होती हूँ। लेकिन उस दिन मेरी आंख खुल गई और जिसे मैंने चोर समझा था, वो मेरा अपना बेटा निकला। उसने मुझसे कहा कि माँ, आपने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। आपने मुझे ऐसी स्थिति में डाला कि मुझे आपको धोखा देना पड़ा। मैं इंडिया में ही हूँ और यही काम कर रहा हूँ। आपको कम पैसे भेजने का यही कारण था। आपने मेरी पत्नी पर इतने गंदे इल्जाम लगाए, उसे गालियों से पुकारा, लेकिन उसने आपकी किसी बात का जवाब तक नहीं दिया, जबकि वो कह सकती थी कि ये मेरा बच्चा है और आप दादी बनने वाली हैं। फिर उसने कहा कि हमारे घर में एक प्यारा सा बेटा आने वाला है। अब जब आपको सब कुछ पता चल गया है, तो मैं बस इतना कहूँगा कि मैं अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। आप मेरी फैमिली हैं, लेकिन ये भी तो मेरी फैमिली है। ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी पत्नी ने अपना घर छोड़कर मेरे लिए ये रिश्ता अपनाया है। उसके प्यार भरे शब्दों ने मेरा दिल पिघला दिया। मैंने महसूस किया कि गलती मेरी थी। मैंने अपने बेटे से माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि वो हमेशा हम सबका ख्याल रखेगा। अब उसने यहीं रहकर एक नया काम शुरू कर दिया है, जिससे अच्छी खासी आमदनी होने लगी है। भगवान ने उसे एक प्यारा सा बेटा दिया है। घर में रौनक लौट आई है। हम सब साथ में रहते हैं। अपनी दोनों बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा कर रही हूँ और उनके रिश्ते तलाश कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि दोनों की शादी एक साथ करवा दूँ। जब मैंने अपने बेटे को यही इजाज़त दी कि वो अपनी पत्नी के साथ घर पर ही रहे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तब से वो पहले से ज़्यादा खुश और मेहनती हो गया है। मुझे ये समझ में आ गया कि रिश्तों को परीक्षा में नहीं डालना चाहिए। अगर रिश्ते भी जीत जाएं, तो भी मोहब्बत हार जाती है। हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ हमारे रिश्ते ही होते हैं। एक बेटे की माँ, उसकी पत्नी, उसकी बहन, क्यों उसे ऐसी परीक्षा में डाला जाए कि वो इन सबसे दूर चला जाए। भगवान सब कुछ संभालने वाला है। हमारे घर में कभी कोई भूखा नहीं सोता। जब से हमारे घर में छोटा सा बच्चा आया है, तब से हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। अब मैं मानती हूँ कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो कभी मेरे सामने कोई गलत बात नहीं बोलती। उसने मेरे हर आरोप को सहा, मेरी हर बद्दुआ को चुपचाप स्वीकार किया। वो मेरी बेटियों का भी ख्याल रखती है। हमारे घर में आज जितना सुकून है, उतना पहले कभी नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं